क्या आप जानते हैं कि हिरासत में क्या हुआ था? ये एक रहस्य है जिसका हमें पता लगाना होगा। आज हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतर रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक सवाल खड़ा कर दिया था कि हमारी सुरक्षा करने वालों पर ही अगर सवाल उठे तो फिर क्या होगा। बिल्कुल, आप सथानकुलम की बात कर रही हैं। जी, तमिलनाडु का सथानकुलम मामला, जहां एक पिता पुत्र पी जयराज और जे बेनिक्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। और देखिए, ये कहानी इसलिए भी ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि इसकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी बात से हुई थी। हाँ, यही तो। 19 जून 2020 का दिन था, लॉकडाउन लगा हुआ था। बिल्कुल, और उन पर आरोप सिर्फ इतना था कि उन्होंने तय समय के बाद भी अपनी दुकान खुली रखी थी। बस इसी बात पर उनकी गिरफ्तारी हुई। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटी सी गिरफ्तारी इतनी बड़ी एक राष्ट्रीय त्रासदी बन जाएगी। सही बात है। तो एक लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप इतनी भयानक घटना में बदल कैसे गया? गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद दोनों की मौत हो जाती है। पहले बेटे की, अर्पिता की। परिवार ने जब हिरासत में टॉर्चर के आरोप लगाए तो शुरू में क्या हुआ? शुरू में तो देखिए वही सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन मामला इतना बड़ा था, स्थानीय लोगों में इतना गुस्सा था कि ये दब नहीं पाया। और यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अच्छा। हाँ, मद्रास हाई कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। यानी कोर्ट ने खुद ही इस मामले को जांच के लिए उठा लिया, किसी की याचिका का इंतजार नहीं किया। बिल्कुल, खबरों के आधार पर ही। और ये न्यायिक सक्रियता का एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था उस समय। लेकिन एक सवाल उठता है, जब आरोप स्थानीय पुलिस पर ही थे तो क्या उन्हीं से निष्पक्ष जांच हो सकती थी? नहीं, और ये बहुत वाजिब सवाल है। सिस्टम ने भी शायद ये समझा, इसीलिए तो जांच पहले राज्य की सीबीआईडी को दी गई। और फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत था कि मामला कितना गंभीर है। जी, क्योंकि जब आरोप खुद पुलिस पर हो तो जांच किसी बाहरी एजेंसी से कराना ही सही माना जाता है, निष्पक्षता के लिए। तो जब सीबीआई ने जांच शुरू की, क्या सामने आया? परिवार के जो आरोप थे, क्या वो सही साबित हुए? जो तथ्य सामने आए वो बेहद परेशान करने वाले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि जयराज और बेनिक्स के शरीर पर गंभीर चोटों के अनगिनत निशान थे। ओह! ये सीधे हिरासत में हुई भीषण हिंसा की तरफ इशारा कर रहा था। मतलब ये सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये मामला सिस्टम की कई परतों को उधेड़ता है। पहली बात, सबूत मिटाने की कोशिश हुई। पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई। अच्छा। दूसरी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले जो मेडिकल जांच होती है उसमें भी लापरवाही हुई। और सबसे जरूरी, एक तरह का गठजोड़ कि थाने के अंदर जो हुआ वो बाहर ना आए। ये सुनना ही बहुत मुश्किल है। तो इस एक मामले ने हिरासत में होने वाली मौतों पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। इसका असर बहुत बड़ा था। अचानक से कस्टोडियल डेथ, जो अक्सर सिर्फ आंकड़ों में रह जाती थी, वो मेनस्ट्रीम डिबेट का हिस्सा बन गई। और मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, इन सब पर भी बात होने लगी होगी। बिल्कुल। डी.के. बासु गाइडलाइंस, जो गिरफ्तारी और हिरासत के नियम तय करती हैं, उन पर फिर से चर्चा शुरू हो गई कि क्या जमीन पर इनका पालन हो भी रहा है या नहीं। तो आज इस मामले की स्थिति क्या है? क्या परिवार को न्याय मिला? देखिए, मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। कई पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और मुकदमा जारी है। यानी अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। जी, अभी बाकी है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात तो साफ कर दी है कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कितनी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, ये एक रिमाइंडर है कि कानून का राज सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो आम नागरिक हो या खुद कानून का रखवाला। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ, ये मामला सिर्फ जयराज और बेनिक्स के न्याय की लड़ाई नहीं है। ये सवाल हम सबसे है कि क्या असली न्याय सिर्फ कुछ दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने से मिल जाएगा, या फिर हमें उस सिस्टम को बदलने की जरूरत है जो ऐसी घटनाओं को होने ही देता है। जब तक व्यवस्था में बुनियादी सुधार नहीं होंगे, तब तक हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों को कैसे रोक पाएंगे?